नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सीटेट परीक्षा 2022 जो आगामी दिसंबर महीने में होने वाली है, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्नों का सीरीज। इसका टॉपिक है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। इसी से जुड़ी हुई यह प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो 1 नंबर का प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स, ए में है 90 से 100, 2 में है 56 से 74%, 75 से 89% और 35 से 55%। तो एक का ए हो जाएगा, 90 से 100% को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, 3 में है तुलनात्मक मूल्यांकन और 4 में है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएंगे ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, 2 का 2। उपलब्धि परीक्षण किया जाता है, ए में है शिक्षा के क्षेत्र में, बी है व्यवसाय के क्षेत्र में, सी है तकनीकी क्षेत्र में, डी है खेल के क्षेत्र में। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए में है ए और बी, 2 में है बी और डी, 3 में है डी और ए, और 4 में ए बी सी और डी चारों। तो फ्रेंड्स 3 का प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा 4, ए बी सी और डी। उपलब्धि परीक्षण किया जाता है व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में, ये चारों होंगे ऑप्शन नंबर 4। अगला है, व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है, नकारात्मक दिया हुआ फ्रेंड्स। तो 4 का हो जाएगा ए, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। तो व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है, तो 4 का ए हो जाएंगे। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है मौखिक परीक्षा, बी में है लिखित परीक्षा, सी में खुली किताब आधारित परीक्षा। कूट में आंसर दिया हुआ है, ए में है ऑप्शन केवल ए, ऑप्शन नंबर 2 में है केवल सी, 3 में है ए और बी, और 4 में है ए बी और सी। तो 5 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएंगे ए बी और सी। ये परीक्षा के प्रकार है, क्योंकि मौखिक परीक्षा भी होती है, लिखित होती है और खुली किताब आधारित परीक्षा भी होती है। 5 का 4 हो जाएगा। 6 नंबर है, मार्गदर्शक का प्रयोजन है मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का प्रयोग करना। 6 का ए हो जाएगा, मार्गदर्शन का प्रयोजन होता है मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का प्रयोग करना, 6 का ए। 7 नंबर है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं होती है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं होती है, प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो और सरल भाषा का प्रयोग हो। और डी में है प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर निर्धारित हो। तो फ्रेंड्स 7 का आंसर हो जाएगा 4, ए बी सी और डी, ये चारों हो जाएंगे। 8 नंबर है, आजकल इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए है 1 में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधनात्मक प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न। तो 8 के फ्रेंड्स हो जाएंगे आंसर 3, निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उससे रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है
कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? ए में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 में है निबंधात्मक प्रश्न, 3 में है वस्तुनिष्ठ और 4 में है वैकल्पिक प्रश्न। तो 9 का फ्रेंड्स हो जाएंगे 2 निबंधात्मक प्रश्न। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न है, 1 में है अति लघु उत्तरीय, 2 में है लघु उत्तरीय, 3 में है निबंधात्मक और 4 में है उपरोक्त सभी। तो 10 का फ्रेंड्स हो जाएंगे 4 उपरोक्त सभी। पूरक प्रकार के प्रश्न आते हैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट है, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता का जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? ए में है निबंधात्मक प्रश्न, 2 में है अति लघु उत्तरीय, 3 में है वस्तुनिष्ठ और 4 में है मिलान वाले प्रश्न। तो 11 के हो जाएंगे फ्रेंड्स ए निबंधात्मक प्रश्न। निबंध वाले प्रश्न जो होते हैं ऐसा निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का फ्रेंड्स हो जाएंगे ए लघु उत्तरीय प्रश्न। 13 नंबर है, भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स इसके उत्तर को देखेंगे। 1 नंबर में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स ये 13 का हो जाएगा आंसर ए 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 14 नंबर को देख, एक चित्र के द्वारा एक डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है। ये कौन से प्रश्न के प्रकार हैं? चित्रात्मक, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ। तो फ्रेंड्स 14 का हो जाएगा 1 चित्रात्मक प्रश्न, क्योंकि इसमें डॉक्टर को रोगी का इलाज करते हुए एक चित्र दिखाया गया है। 14 का ये। 15 नंबर है, भारत की राजधानी डैश है, नई दिल्ली, पटना। यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो खाली स्थानों को भरने वाला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का फ्रेंड्स हो जाएंगे ए खाली स्थानों को भरने वाला प्रश्न। नेक्स्ट है, चयन प्रकार के सभी प्रश्न 10 प्रकार के प्रश्न होते हैं। जी हाँ, चयन प्रकार के सभी प्रश्न 10 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स 16 का हो जाएगा ए 1 वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। 17 में है, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव। नीचे प्रश्न और उसके प्रकारों को दर्शाया गया है, उससे सुमिलित करना यानी मिलान करना। जांच सूची, सत्य असत्य, व्याख्या। इधर है मिलान प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। कूट भाषा में आंसर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स कूट भाषा में दिए गए हैं 18 का, तो 18 के हो जाएंगे 2 ऑप्शन ए 1, 3 और 2। 1, 3 और 2 पहले हो जाएंगे 1 मिलान के प्रकार, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट है 19 नंबर को देखेंगे, सत्य असत्य, सही गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? तो फ्रेंड्स ये उदाहरण हो जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न का। 19 का 2। 20 नंबर है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है ए और 2, केवल सकारात्मक चिंतन, केवल नकारात्मक चिंतन, ये दोनों होंगे। तो 20 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप में अंतःक्रिया करने, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक जो पूछ रहे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में। 21 का हो जाएगा फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 21 का 3। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी एवं खेल, दत्त कार्य। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जून 2011 में पूछा गया था, आज से 11 साल पहले। तो 22 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 सत्र परीक्षा। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा प्रश्न का कठिनाई स्तर। 24 नंबर है, मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स ये प्रश्न सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। तो 24 का हो जाएगा, 24 के 4 हो जाएंगे उच्च स्तरीय अपसारी। 25 नंबर है, और बहुत सा 3 शिक्षार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं और को यह विषय रोचक लगता है, वह सोचता है कि वह अपने भविष्य में सहायक होगा। बी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः डैश है। तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स 25 का आंसर हो जाएगा ए निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। 25 का ए। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण करना। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी पर विपरीत है। संकलात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर और अभिन्न अंग है। तो फ्रेंड्स 26 का हो जाएगा 3। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी पर विपरीत होते हैं। नेक्स्ट है, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है। वह क्या है। तो 27 का ये फ्रेंड्स आंसर हो जाएंगे रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। 28 नंबर को देखेंगे, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए कि नोटबुक में अपने कार्य को विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। तो फ्रेंड्स ये सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। 28 का हो जाएगा फ्रेंड्स पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो आकलन में नोटबुक में अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की पुष्टि भी होती है। तो 29 का ए आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। 30 नंबर है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। जी हाँ, बहुविकल्पीय की बात हो रही है तो सही उत्तर को पहचान करने की 30 का 3 हो जाएगा। 31 नंबर है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 प्रकार के ऑप्शन हैं। बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। जी हाँ, तो 31 का 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स 32 का हो जाएगा 4 ए और सी। ए में है,
आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और सी नंबर में है आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। नेक्स्ट है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। सीटेट 2018 दिसंबर में पूछे गए हैं। तो आकलन करता है इसमें अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। 33 का 4। 34 है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स ये उदाहरण होते हैं अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का। 34 का 3। और 35 नंबर है परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को डैश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स 35 का ए हो जाएगा, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो 35 का ए हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में आप सभी नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक इसी प्रकार के नए वीडियो सीटेट से संबंधित वीवीआई बहुमूल्य प्रश्न आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।